अनुसंधान या शोध। अब सबसे पहली चीज जो आप लोगों को समझनी है वो ये है कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका है रिसर्च के कॉन्सेप्ट, यानी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहली चीज है अनुसंधान की अवधारणा, लक्ष्य व उद्देश्य व उसकी विशेषताएं। एक क्वेश्चन पेपर में यहां से पक्का आता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि ये टॉपिक आपका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, जैसे हायर एजुकेशन पूरा फैक्चुअल था, लेकिन ये पूरा क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। यहां से कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, क्वेश्चन वो कैसे भी घुमा के दे सकता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है आपके पास टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार। इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, हमने अलग अलग हिसाब से उनका वर्गीकरण कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। एक क्वेश्चन 101% यहां से आएगा, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च से। थर्ड है आपके पास प्रोसेस यानी स्टेप्स ऑफ रिसर्च। एक क्वेश्चन आपका यहां से प्रक्रिया। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे रिसर्च एथिक्स, अनुसंधान नैतिकता, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, थीसिस राइटिंग। इसमें आर्टिकल और रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है वो देखना होता है। तो एक क्वेश्चन इन तीनों में से कहीं से भी आ जाएगा, एक यहां से आएगा। थीसिस राइटिंग, ठीक है। अब आपके इस रिसर्च के अंदर कुछ टॉपिक ऐड किए गए 2019 में, जैसे अप्रोचेस, जिन पे पहले क्वेश्चन नहीं पूछता था, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसी तरीके से जब टाइप्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स, प्रयोग प्रारूप, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। और प्रोसेस में जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टेस्ट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन टॉपिक मेन है जिसपे हर बार क्वेश्चन उठा रहा है। तो एक क्वेश्चन यहां से, पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविज्म उत्तर प्रत्यक्षवाद, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्रायोगिक प्रारूप और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना की जांच। हो गया? चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब रिसर्च कर दूं, इरेज लिख लिया ये? कहाँ पे बच्चा? एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च और थीसिस राइटिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेस्ट। बताओ, लिख लिया? चलो जी, क्या होता है रिसर्च? बताओ। मैम, किसी टॉपिक के बारे में जो कि कोई एक थ्योरी निकली है उसको रॉन्ग करने की कोशिश। अच्छा चलो ठीक है, एक थियरी है आपके पास
उस थियोरी को रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करना। चलो और जो हमारा रिसर्च करते टाइम एम होता है तो थ्योरी को राइट प्रूफ करना होता है, क्योंकि वही हमारे पास एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन साइंस। हाँ जी, साइंटिफिक नॉलेज, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। मैं मीनिंग की बात कर रही हूँ। मीनिंग क्या है रिसर्च का? किस चीज को रिसर्च कहोगे? टू सर्च न्यू नॉलेज। नए ज्ञान की खोज। अब देखो, ऐसे तो ये सारी मीनिंग सही है। किसी थियरी को रॉन्ग प्रूफ करना, सही प्रूफ करना, सिस्टमैटिक स्टडी करना, इन डेप्थ स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना, नई नॉलेज की सर्च करना। पर एनटीए क्या करेगा? इन सबको ही ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा। थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, अब आ रही है। तो भाई अब यहाँ पर क्या है, अगर एनटीए ने ये सारे ऑप्शन में दे दिए तो फिर हम कैसे समझेंगे कि एक्चुअल में रिसर्च का मतलब क्या है? ठीक है, तो इसके लिए हमें वर्ड को समझना पड़ेगा कि जिस भी वर्ड को हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं उसके दो तरीके होते हैं। एक वर्ड, एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो होती है इटाइमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, और एक होती है इसी की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इटाइमोलॉजिकल यानी इसका शाब्दिक अर्थ, और एक होता है इसका कॉन्सेप्चुअल। यानी कि अवधारणात्मक अर्थ। अब देखो भाई, जब बात करते हैं इटाइमोलॉजिकल की तो केवल ये समझेंगे कि ये वर्ड क्या कह रहा है। ठीक है, इसे फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, रिसर्चे करके एक फ्रेंच वर्ड होता है। तो अगर हम इस वर्ड को समझेंगे तो इसे दो टुकड़ों में तोड़ दो, री प्लस सर्च। सर्च का मतलब क्या है? कुछ भी फाइंड करना, है ना, कुछ भी खोजना। और री का मतलब, इसका मतलब ऑलरेडी आपके पास कुछ है जिसे आप क्या कह रहे हो? सर्च। उसके ऊपर दोबारा से कुछ सर्च करना क्या कहलाता है? रिसर्च। एक बेस कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसको आप क्या कहोगे? सर्च। इसके ऊपर जब इस सर्च वाली प्रोसेस को दोबारा करोगे सो दैट आपके पास क्या आ जाए? कोई रिजल्ट आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। तो सिंपल इसका इटाइमोलॉजिकल मतलब है फाइंडिंग समथिंग अगेन एंड अगेन, किसी चीज पर बार बार खोज करना। टू रीच एट अ रिजल्ट, ताकि हम किसी परिणाम तक पहुंच सकें। ठीक है, कोई एक बेस है जिसे आप सर्च कह रहे हो, उस पर बार बार सर्च करना ताकि आपके पास क्या आ सके? कोई रिजल्ट आ सके। नोन से अननोन नहीं, अननोन से नोन की तरफ जाना। जो चीज आपको पता नहीं है, अगर जो पता है उससे वहां पहुंच जाएंगे जो जहां नहीं पता। जो नहीं पता उससे वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जहां पता चलेगा चीजों के बारे में। मैम बट अगर हमें नहीं पता चलेगा तो रिसर्च का तो बेस ही खत्म हो गया, क्योंकि रिसर्च में तो सबसे बेसिक सर्च है हमारा। तभी तो हम अननोन टू नोन, हमें कहाँ पहुंचेंगे? जहां हमें चीजें पता चल जाए। ठीक है, तो नोन ही रहेगा कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। देखो आपके पास एक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इसमें से आपको प्रॉब्लम नजर आती है जिसका आपको सॉल्यूशन अननोन है, तभी तो रिसर्च कर रहे हो। नहीं तो अगर कुछ अननोन है ही नहीं तो फिर रिसर्च करना ही क्यों है? अगर सब कुछ नोन ही है तो फिर हम रिसर्च करेंगे क्यों? कुछ तो ऐसा है ना जो नहीं पता, वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी प्रोसेस से फिर उसके आंसर तक पहुंचते हैं जो क्या बन जाता है? समझ में आई ये चीज? चलिए, अब ये तो हो गया इसका इटाइमोलॉजिकल मीनिंग।
लेकिन जब कोशिश करते हैं इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग समझने की, तो 3 वर्ड देती हूं मैं आपको। एक होता है इन्वेंशन, आविष्कार, एक होता है डिस्कवरी, खोज, और एक होता है डेवलपमेंट, विकास। आविष्कार, खोज और विकास। इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, या कोई डिफरेंस है भी? Discoveries of something that is already existing and we discover that. Invention is to create something new from the inception. इन्वेंशन, हाँ। That is not existing. And development is to develop something more that was already there. डेवलप मीन्स Develop means to इम्प्रोवाइज। improvise something that is already existing. सो इट मीन्स इन्वेंशन क्या कहता है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही उस चीज को पहली बार क्रिएट करना। जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसको पहली बार क्या किया है भाई, बनाया है, क्रिएट किया है, तब उसको क्या बोला है, इन्वेंशन। जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको ढूंढ लिया है तो वो क्या कहला रही है, डिस्कवरी। जो चीज ऑलरेडी है उसी में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं, उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, तो वो क्या कहला रहा है, डेवलपमेंट। ठीक है। इन्वेंशन क्या हुआ कि जो चीज नहीं है उसको क्रिएट किया, जैसे कंप्यूटर बनाया, ठीक है, तो जो चीज नहीं थी उसको बनाया। डिस्कवरी, जैसे अभी मून पे क्या ढूंढा है, सल्फर, तो वो क्या है, डिस्कवरी। वहां पे था, हमने केवल ढूंढा है। डेवलपमेंट, कंप्यूटर पहला बना, आज उसके 5th जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गए, ये क्या है उसका, डेवलपमेंट, क्योंकि हमने उसको फर्दर क्या किया है, इंप्रूव किया है। अब हमने एक मीनिंग करा कि फाइंडिंग समथिंग अगेन एंड अगेन, रिसर्च का। इस मीनिंग के साथ इन तीनों वर्ड्स में से किस किस को जोड़ सकते हो और क्यों? डेवलपमेंट को क्यों? जैसे अभी आपने कंप्यूटर का कहा, उसमें 5th जनरेशन तक आ गया, मतलब 1st से 5th तक, तो अगेन एंड अगेन उसमें तो बेस क्या बना, 1st जनरेशन, उसके ऊपर बार बार सर्च करी तो कहां तक पहुंच गए, 5th जनरेशन तक, यानी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इस डेफिनेशन के साथ जा रहा है। जैसे अगर करेंगे तो 1st जनरेशन क्या बना, सर्च, उसके बाद में अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस चलती रही और आज हम कहां तक पहुंच गए हैं, 5th तक। तो ये हमारी इस डेफिनेशन के साथ सही जा रहा है। डिस्कवरी और इन्वेंशन, पर क्या वो रिसर्च को कैसे कनेक्ट करोगे डिस्कवरी और इन्वेंशन से? क्योंकि इसमें अगर कनेक्ट करें तो डिस्कवरी से जो मिला है उसे सर्च कहें या रिसर्च कहें, सवाल है ये। इन्वेंशन से जो बना है उसे सर्च कहें या रिसर्च कहें, क्योंकि वो पहली बार है। लेकिन बिना रिसर्च के इन्वेंशन करी कैसे, और बिना रिसर्च के डिस्कवरी करी कैसे? तो यहाँ समझते हैं कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को। देखो, किस किस को पीएचडी करनी है? ऑलरेडी डूइंग, वो तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जिनको करनी है ना, टॉपिक ढूंढ लिया किस पे करनी है? तो टॉपिक ढूंढोगे ना, कोई तो जैसे आपके पास होगा, है ना। तो ये टॉपिक ढूंढने के लिए भी तो एक प्रोसेस लगेगी। इसी तरीके से अब अगर चार्ल्स बेबेज ने सोचा चलो कंप्यूटर बनाते हैं, तो उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि ऐसी कोई मशीन बनाई जा सकती है? जैसे ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाना, बहुत ही वाहियात है, क्योंकि इसे एप्पल समझ लेना, ठीक है। तो अब न्यूटन जी के सर पे ये सेब गिरा, तो न्यूटन जी ने सोचा कि भाई ये सेब पेड़ से गिर के नीचे क्यों आया? क्या न्यूटन पहले इंसान थे जो पेड़ के नीचे बैठे थे? क्या ये सेब पहला सेब था जो पेड़ से नीचे गिरा था? मतलब ये एक्टिविटी तो हो ही रही थी, बट ही वॉज द वन टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम और द क्वेश्चन आउट ऑफ दिस एक्टिविटी। इसका मतलब
द आइडिया जिस पे आपकी रिसर्च चलेगी, वो आइडिया भी तो आपकी सर्च है। जब चार्ल्स बेबेज ने सोच लिया कि कंप्यूटर जैसी कोई मशीन बनाई जा सकती है, यही उनकी सर्च है। जब न्यूटन ने सोचा कि ये क्वेश्चन निकाल लिया इसमें से कि ये सेब नीचे क्यों आ रहा है भाई, तो यही उनकी सर्च है। जब आप टॉपिक सोच लोगे कि मेरे को इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, यही आपकी सबसे पहली सर्च है। सो आइडिया बिकम्स द सर्च। आइडिया क्या बनता है भाई? आपकी सबसे पहली सर्च बनता है। पहली चीज समझ में आई कि आइडिया क्या बना है आपकी भाई? सर्च बना। अब हर कोई चाहता है कि उसका आइडिया कहां पहुंच जाए? रिजल्ट पे। ठीक है, हर कोई चाहता है आइडिया कहां पहुंचे? रिजल्ट पे। चार्ल्स बेबेज का आइडिया जब रिजल्ट पे पहुंचा तो क्या बनाया उन्होंने? कंप्यूटर। न्यूटन का आइडिया रिजल्ट पे पहुंचा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ऐसे ही आजकल आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, कुछ होंगे जो व्हाट्सएप छोड़ के टेलीग्राम पे आ गए होंगे, पर व्हाट्सएप यूज कर रहे हो ना, उसमें हर दूसरे तीसरे दिन आजकल अपडेट आ जा रही है ना। व्हाट्सएप सोच रहा है जितनी भी एप्लीकेशंस है सबको व्हाट्सएप में ही मिक्स कर देते हैं, तो ये अपडेट दे रहा है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ रहा होगा? आइडिया निकालना पड़ रहा होगा कि व्हाट्सएप में ये इंप्रूवमेंट करते हैं। फिर अगेन एंड अगेन एंड अगेन सर्च करके हमें क्या दे रहा है? अपडेट दे रहा है। कंप्यूटर क्या है? सबसे पहला कंप्यूटर बना तो क्या हुआ? इन्वेंशन। ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई अपडेट आता है तो इसका मतलब बेस तीनों का क्या है? आइडिया, और ये तीनों है रिजल्ट। ये तीनों है रिजल्ट, और इन तीनों की स्टार्टिंग किससे हो रही है? आइडिया से। और आइडिया को क्या बोल रहे हैं? सर्च। अब ऐसा है क्या कि भाई चार्ल्स बेबेज ने सोचा कंप्यूटर बनाते हैं और रात को भगवान जी तथास्तु करके कंप्यूटर दे गए? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने आइडिया के ऊपर बार बार सर्च की होगी ना। थॉमस एडिसन 10,000 गलत बल्ब बनाए भाई, तब जाके एक सही बल्ब बना। तो वो जो 10,000 गलत बल्ब बनाने की प्रोसेस है ना, वो कहाँ चली होगी? यहाँ चली होगी। ऐसे ही चार्ल्स बेबेज ने डेटा इकट्ठा किया होगा, वैक्यूम ट्यूब्स लाए होंगे, पेपर टेप्स लाए होंगे, पंचिंग मशीन्स लाए होंगे, उनमें फिजिक्स के लॉ लगाए होंगे, तब जाके कहीं ऐसी मशीन तैयार होगी। गलतियां हुई होंगी, उन्हें सुधार के फिर कहीं बना होगा। तो ये जो रास्ता है ना सर्च से रिजल्ट तक पहुंचने का, इसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस। इसी तरीके से न्यूटन को भी इतना ही टाइम लगा होगा अपने आइडिया के ऊपर सर्च अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इसी तरीके से व्हाट्सएप टीम भी यही करती होगी। तो ये जो आइडिया और रिजल्ट के बीच का प्रोसेस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? आइडिया क्या था आपकी, और सर्च के ऊपर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब रिसर्च रिजल्ट है ही नहीं। ये तीनों जो हमने पढ़े थे ये रिजल्ट है, और इन तीनों तक पहुंचने के लिए जिस सिस्टमैटिक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है वो क्या है? तो तीनों ही किसका रिजल्ट है? रिसर्च का रिजल्ट है, केवल डेवलपमेंट नहीं। इन्वेंशन और डिस्कवरी भी किसके थ्रू ही करी जाती है? रिसर्च के थ्रू ही करी जाती है। तो यहां से क्या पता चलती है? पहली चीज, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। सेकंड, इन्वेंशन, डिस्कवरी, डेवलपमेंट ऑल आर रिजल्ट्स। इन्वेंशन, डिस्कवरी, डेवलपमेंट ऑल आर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स, रिजल्ट्स। आविष्कार,
खोज व विकास तीनों परिणाम हैं। एंड रिसर्च इज अ मीन्स टू रीच टू दीज एंड्स। रिसर्च इज अ मीन्स टू रीच टू दीज एंड्स। अनुसंधान इन साध्यों तक पहुंचने का साधन है। रिसर्च इज अ मीन्स टू रीच टू दीज एंड्स। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि रिसर्च एक तो रिजल्ट नहीं है और दूसरी चीज रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्लियर हो गया इतना? अब जब हम किसी भी वर्ड को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें ना भाई 3 क्वेश्चन के आंसर पक्का पक्का पता होने चाहिए। कौन कौन से? व्हाट इट इज, व्हाट इट डज, व्हाट इट डज एंड वेयर इट वांट्स टू रीच। देखो, एक तरीके से अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन हमें उसका पास्ट समझा देता है, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। इसी तरीके से अगर रिसर्च को कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं तो रिसर्च क्या है, मतलब अब तक आपने जितना रिसर्च देखा है उसके हिसाब से आप रिसर्च को क्या कह सकते हो। फिर रिसर्च में क्या कर रहे हैं, यानी एट प्रेजेंट रिसर्च क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो फंक्शन वो क्यों परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो कहां पहुंचना चाहता है। अगर आपको ये तीनों आंसर्स मिल गए मतलब आपको रिसर्च कॉन्सेप्चुअली पता चल गया कि क्या है। तो रिसर्च क्या है इसका तो अभी अभी हमने पता किया है। क्या है भाई रिसर्च? क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, इस सिस्टमैटिक प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं? जब ये प्रोसेस कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? फाइंडिंग, कुछ डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं। इन सबको क्या बोल सकते हैं? डीप इन्वेस्टिगेशन, गहरी जांच, डीप इन्वेस्टिगेशन। क्या करता है भाई रिसर्च? एक बहुत, जैसे आप बोल रहे थे इन डेप्थ स्टडी, उसी का दूसरा नाम समझ लो क्या है? डीप इन्वेस्टिगेशन। क्यों कर रहा है रिसर्च डीप इन्वेस्टिगेशन? पहुंचना कहां चाहता है? या तो इन्वेंशन तक पहुंचेगा, या तो डिस्कवरी तक पहुंचेगा, या तो अब हमें डिफरेंस तो समझ आ गया। अब इसमें सिमिलैरिटी देखते हैं। एक बात बताओ, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया, अब एट द सेम टाइम कोई और लेकर आ जाता कंप्यूटर बिल्कुल वैसा, तो क्या उसे भी इन्वेंशन कह देते? क्योंकि एक बार जो रजिस्टर हो गया वो अब इन्वेंशन हमने कह दिया। उसके बाद तुम डिस्कवरी और डेवलपमेंट भी कब बनेंगे? जब उसमें कुछ नया ऐड हो। तो इन्वेंशन बना कहलवाने के लिए तुम्हें कोई ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इट शुड बी न्यू क्रिएशन। क्या होना चाहिए भाई? नई क्रिएशन होनी चाहिए। अब जैसे हमने मून पे सल्फर ढूंढ लिया, ऐसे ही अब मान लो कल को जापान कह दे भाई हमने भी मून पे सल्फर ढूंढा है, क्या वो डिस्कवरी है? वो तो हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं। यानी ये क्या होनी चाहिए? न्यू फाइंडिंग्स। क्या होनी चाहिए भाई? आपकी फाइंडिंग्स बिल्कुल न्यू होनी चाहिए, जो अभी तक किसी ने ना पता लगाई हो, तभी आप उसे क्या कहोगे? डिस्कवरी। डेवलपमेंट कब कहलाएगा? अब जैसे अपडेट आता है, अपडेट आते ही आपको बताता है व्हाट्स न्यू। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल पुराना का पुराना देके बोल दिया भाई बस अपडेट आया अपडेट कर लो, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन का साइज ही कम कर दे, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें नई इंप्रूवमेंट करेगा। तो क्या है ये? न्यू, इम्प्रूव। तीनों में कॉमन क्या है?
इसका मतलब रिसर्च कहाँ पहुंचना चाहती है, जैसा कि आपने बोला था सर्च फॉर अ न्यू नॉलेज, कहाँ पहुंचना चाहती है भाई, नए ज्ञान तक। अब बन गई रिसर्च की डेफिनेशन। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डीप इन्वेस्टिगेशन which aims at reaching at certain new aspects of knowledge. Research is a systematic process of deep investigation which aims at reaching the new aspects of knowledge. अनुसंधान गहरे जांच की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य नए ज्ञान व तथ्यों तक पहुंचना है, जिसका उद्देश्य नए ज्ञान व तथ्यों तक पहुंचना। इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश। रिसर्च इज अ systematic process of deep investigation which aims at reaching certain new aspects of knowledge. Reaching at new aspects of knowledge. लिख लिया? समझ में आया कि रिसर्च क्या है, मीनिंग क्या है रिसर्च का, चाहे इटाइमोलॉजिकली पूछे चाहे आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछे। अब ऑप्शन में दे दे सर्चिंग अगेन एंड अगेन, फाइंडिंग अगेन, और ये मीनिंग भी दे दे, तो कौन सा मीनिंग टिक करेंगे? जब ये मीनिंग बोलते हो तो सर्च अगेन एंड अगेन तो इंक्लूडेड है इसमें, इसलिए हम टिक कौन सा करेंगे? कॉन्सेप्चुअल में। ठीक है, तो जब दे दे सर्च अगेन एंड अगेन, फाइंडिंग समथिंग अगेन, और ये भी ऑप्शन में दे दे, क्योंकि फाइंडिंग समथिंग अगेन आपको ये नहीं बता रहा कि पहुंचना कहाँ है, लेकिन ये फाइंडिंग समथिंग अगेन को भी इंक्लूड कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट भी इंक्लूड कर रहा है और एंडिंग पॉइंट भी इंक्लूड कर रहा है। इसलिए हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ऑप्शंस को कि भाई कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है। सही तो वो सारे ही देगा रिसर्च और टीचिंग वाले क्वेश्चंस में। क्लियर है? नहीं, वहीं आऊंगी अभी। ठीक है, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक में डिफरेंस होता है। अब लिखो नेचर ऑफ रिसर्च। जब भी हम किसी टॉपिक के नेचर की बात करते हैं ना, आपके पास दो चीज आती है, आर्ट्स और साइंस। कला और विज्ञान। चेयर पास कर दो वो वाली। क्या होता है आर्ट्स और साइंस? चलो डिफरेंस बता दो दोनों में क्या मेन अंतर है? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये आर्ट्स है साइंस है, आर्ट्स है साइंस। साइंस को तो कह सकते हैं ये फिगर्स का मतलब प्रूफ होता है, प्रूफ होता है, मतलब विल प्रूफ। ठीक। और आर्ट पर वो तो साइंस में भी चाहिए स्किल, साइंस में भी स्किल तो चाहिए। आर्ट क्या होगा फिर? हाँ, क्रिएटिविटी भी साइंस में दिख जाएगी। पर्सपेक्टिव,
जैसे साइंस आपके प्रूफ पे डिपेंड करती है। साइंस आपकी बात तभी मानेगी जब आपके पास क्या होगा, प्रूफ होगा। आप उसको एम्पेरिकल एविडेंसेस देके प्रूफ कर दोगे तो वो आपकी बात मान लेगी, नहीं तो आप कहते रहो मेरे ओपिनियन में ये है, मेरे ओपिनियन में वो किसी बात को नहीं मानेगी। इसलिए क्या कह रहे हैं भाई, साइंस रेज तक को मान गई है ना, कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, रेज है, लेकिन अभी गॉड का होना या ना होना दोनों ही एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि उसके पास दोनों को ही साबित करने के लिए क्या नहीं है, प्रूफ नहीं है। तो ये क्या है, साइंस। पर आर्ट्स होती है भाई पर्सपेक्टिव, है ना। अभी मैंने एक ड्राइंग बनाई थी, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अब कोई अच्छा आर्ट इंसान वाले जिसको लगता होगा कि क्या बनाया है, ये पेड़ तो पेड़ ही नहीं नजर लगा आ पा रहा है, तो ये क्या है आपका पर्सपेक्टिव। हम अपने जिस भी चीज में कला निहारते हैं या कोई अपनी कला प्रस्तुत करता है, तो वो सामने वाले का दृष्टिकोण है भाई। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये अच्छी है ही और ये बुरी है। कोई पेंटिंग्स है, कोई लाखों में खरीद रहा है, किसी को समझ भी नहीं आ रही कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये क्या है आपका पर्सपेक्टिव। तो आर्ट्स किस पे डिपेंड करती है, आपके पर्सपेक्टिव। अब क्वेश्चन आता है रिसर्च। रिसर्च क्या है भाई, रिसर्च को आर्ट्स लेके चलेंगे या साइंस लेके चलेंगे, बोथ। तो चलो फिर एक एक रीजन दो, साइंस क्यों है। क्वेश्चन ये नहीं है कि साइंस रिसर्च क्यों है, क्वेश्चन है रिसर्च साइंस क्यों है। मैम क्योंकि हम इसमें जो हम रिसर्च करते हैं उसमें भी हम प्रूफ देते हैं। पहली चीज, आप कोई भी रिसर्च कर लो, आपको अपनी बात साबित करने के लिए क्या देना पड़ेगा, बिना प्रूफ के तो कोई मानने से रहा कि आपकी रिसर्च सही है। तो इसलिए आपकी रिसर्च में एलिमेंट क्या है, साइंस है। अब आता है आर्ट्स। आर्ट्स कहाँ है भाई रिसर्च के अंदर, किस चीज को करना है उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव चाहिए जिसका प्रूव है इसमें राइटिंग भी आ सकती है। बट मैम अगर ऐसे देखें तो आइडिया में हम उसको आर्ट्स कह सकते हैं, बट अगर ओवरऑल प्रोसेस देखें उसमें आर्ट्स नहीं है, क्योंकि हमारा एंड रिजल्ट जो होता है उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए, जो प्रोसेस हम वही निकाल रहे हैं। चलो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लो। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ठीक है। ये सेम एलिमेंट्स पे सेम टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने कोई एक क्वेश्चन निकाल लिया और एक एरिया डिफाइन कर लिया, उस पे दोनों रिसर्च कर रहे हैं। क्या 100% इनके रिजल्ट सेम आएंगे, क्यों? क्योंकि अभी जो डिस्कशन हुआ कि उनके दोनों के पर्सपेक्टिव जो आइडिया रिसर्च बेस्ड है वो डिफरेंट है। आइडियाज भी रिसर्च बेस्ड अलग हो सकते हैं, क्या पता क्वेश्चन सेम हो, लेकिन डेटा कलेक्ट करेगा वो भी अपना पर्सपेक्टिव लगेगा, उसको एनालाइज करेगा तब भी अपना पर्सपेक्टिव लगेगा। फॉर्मूला सेम यूज कर सकता है पर कलेक्शन तो पर्सपेक्टिव से ही होगी ना। बट मैम स्टिल अगर देखें तो उसमें भी तो जो रिजल्ट है मेन हमारा, जब हम रिसर्च का मेन प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, तो रिजल्ट दिखाना है, न्यू इन्वेंशन दिखाना है। तो जो इनोवेशन या इन्वेंशन है जो भी है हमारा, उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए, क्योंकि वो करेक्ट फिर कैसे होगा। मैं आपकी बात समझ गई, अगर मैं पर रिजल्ट जहां आप रिजल्ट दे रहे हो वो साइंटिफिक है क्योंकि उसके लिए आपने प्रूफ किया है। पर क्या रिसर्च केवल रिजल्ट है या रिसर्च रिजल्ट है? नहीं मैम, रिसर्च तो उसके लिए प्रोसेस है, तो प्रोसेस में तो आपकी आर्ट्स भी इंक्लूड हो रही है ना, आपका पर्सपेक्टिव भी तो इंक्लूड हो रहा है। ऐसा ही जैसे सपोज करो मेरे पास एक जार है जिसमें अलग अलग कलर्स की बॉल, अब मैं तुम सबको बोलूं कि इसमें से 5 अपने अपनी पसंद के कलर की बॉल्स उठा लो, तो क्या चांसेस हैं कि भाई तुम सबकी बॉल सेम कलर की होंगी? बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस हैं। इसका मतलब अब ऐसे समझो इस दुनिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जार ऑफ इंफॉर्मेशन है। पहली बात तो हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, हर कोई जब उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है तो अपना पर्सपेक्टिव लगा रहा है ना, कि मुझे लगता है ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होगी मेरी रिसर्च के लिए, तभी तो उन पे साइंटिफिक मेथड लगा पा रहा है। उस पे जब फॉर्मूला लगाएगा, फॉर्मूला से पहले जो कलेक्शन है वो किस बेस पे हो रही है? पर्सपेक्टिव बेस पे। तो हम क्या कह सकते हैं, रिसर्च में जो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो
पूरी इन्वेस्टिगेशन वो कैसी है? साइंटिफिक। मैम ये अभी भी एक सेकेंड क्या है भाई? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को करने का सबका अपना अपना तरीका है। इट इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर जो जांच हो रही है वो वैज्ञानिक है, लेकिन उस वैज्ञानिक जांच को पर्सन टू पर्सन अपने अपने पर्सपेक्टिव से इम्प्लाई कर रहा है। तो रिसर्च के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो उसको क्या बना रहे हैं? साइंटिफिक। बट उन प्रिंसिपल्स को आप कैसे अप्लाई कर रहे हो वो इसको आपकी क्या बना रहा है? आर्ट। क्लियर है? हाँ, अब बोलो बच्चा, क्या क्वेश्चन? मैम जैसे हम डेफिनेशन पे जाए कंसेप्चुअल डेफिनेशन पे, तो उसमें ना ये तीनों प्रोसेस मिला के सिस्टमैटिक प्रोसेस, डीप इन्वेस्टिगेशन एंड न्यू नॉलेज, तीनों मिला के हमारा रिसर्च बन रहा है। तो मैम ऐसे हो जाएगा, अगर मैं एग्जांपल के साथ अपना क्वेश्चन करूं कि एक घर में 3 बेटे हैं, तो एक के साथ एक कनेक्ट कर रहा है पर बाकी मतलब दो के साथ कनेक्शन नहीं है। तो आर्ट तो हमारा ऐसे है कि वो हमारे डीप इन्वेस्टिगेशन के साथ कनेक्ट हो रहा है, बट फिर बाकी दो के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? मैम क्योंकि रिजल्ट के साथ पहला क्या है? बिल्कुल पहला क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में आर्ट नहीं लग रही? लग रही है। डीप इन्वेस्टिगेशन में आर्ट लग रही है। फिर कह रहे हैं फाइंडिंग एट समथिंग न्यू। अगर आर्ट नहीं लगाते अपनी तो नए पे पहुंच जाते। मैम लेकिन वही ना, फिर बाकी दो प्रोसेस से तो हम कर रहे हैं, बट थर्ड प्रोसेस में तो फिर भी हमें प्रूफ चाहिए ना। तो प्रूफ पे पहुंचने के लिए क्या लगा आपका? आप बिना पर्सपेक्टिव के बताओ क्या कर सकते हो लाइफ में? वो तो आई एग्री। मैं उनका पॉइंट ये है कि जो आउटकम है मेरी रिसर्च का वो तो प्रूफ पे ही आ रहा है ना। तो वो ये कहना चाह रही है ये कम आर्ट और ज्यादा साइंस है। क्वेश्चन ये है उनका, यही बोल रहे नहीं मैम, मुझे अभी भी मेरी ये कंफ्यूजन है कि ये मैं ओवरऑल मिला के मेरा रिसर्च बन रहा है, मेरा प्रोसेस, मेरा आइडिया, मेरा जो इन्वेंशन है वो ओवरऑल मिला के मेरा रिसर्च बन रहा है। बट वो सिर्फ अगर देखा जाए तो उसमें आर्ट मतलब साइंस का वो है ना, क्योंकि बेस ही हमारा प्रूफ रहता है ना। तो आप ये बताओ ना, आपको रिसर्च करनी है, ठीक है, आप उसमें से आर्ट निकाल दो, अलग कर दो, बताओ क्या करोगे? मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है पहले से, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई। मैं उस पे फिर एनालिसिस। जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन को पढ़ के उसका कुछ तो मतलब निकालोगे, वहां आपका पर्सपेक्टिव आ गया। ये जो मैं बता रही हूँ, ये मैं जो बता रही हूँ जरूरी थोड़ी है कि इतने सबको सेम ही समझ आ रहा है। आप इसको इंटरप्रेट तो कर रहे हो ना। वहां क्या लग रहा है हमारा? जब भी आपके पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है और आप उसको एनालाइज कर रहे हो, चाहे कितने भी साइंटिफिक मेथड से करो, आपका पर्सपेक्टिव इंक्लूड होगा। यही जो आप डिबेट कह रहे हो ना, यही इनकी डिबेट है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म वालों की। ठीक है, समझ में आ रहा है ये पॉइंट? क्लियर है अब यहाँ तक? तो रिसर्च क्या है? आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जब भी रिसर्च करते हैं तो हमें ये बोला जाता है आपको अपना पर्सपेक्टिव ऐड नहीं करना है, मतलब हाँ, subjectivity add नहीं करना है। मतलब ऑब्जेक्टिव रहना है। ठीक है, यही तो मैं बोल रही हूँ कि ये किन की डिबेट है? पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की। समझो, पॉजिटिविज्म अगर अप्रोच है तो वो ये कहती है कि 100% ऑब्जेक्टिविटी, कि भाई आप बिल्कुल निष्पक्ष होके काम करो। जब आप एक रिसर्चर बन गए तो आपकी कॉमन सेंस, आपका कॉमन माइंड भी आप छोड़ के आ गए। अब आपको जो डेटा दिखा आपने उठाया, उन पे फॉर्मूला लगाया और रिजल्ट दे दिया, और इसीलिए आप एब्सोल्यूट ट्रुथ पे पहुंच गए। लेकिन ये मिड 20th से पहले चले ये वाली अप्रोच। मिड 20th के बाद धीरे धीरे हमें रियलाइज होने लगा कि भाई जो लोग बोल रहे थे ये तो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उनमें तो प्रॉब्लम्स आने लगी। वो तो एब्सोल्यूट ट्रुथ लग नहीं रहे, उनके तो क्रिटिसिज्म सामने आ रहे हैं। इसका मतलब 100% ऑब्जेक्टिफाइड होना पॉसिबल नहीं है। ये मेरा गोल है कि मैं चाहती हूं कि मैं 100% निष्पक्ष रहूं, लेकिन मेरा दिमाग कहीं ना कहीं मेरे पर्सपेक्टिव, इसका मतलब मान लो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है इतने बच्चे हैं, तो मैं ये तो मैनिपुलेट नहीं कर सकती कि बच्चे ज्यादा हैं या कम है। लेकिन अब तुम बच्चों को समझने में, तुम्हारी जब मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगी तब तो मेरा पर्सपेक्टिव लगेगा ना।
कोई जरूरी थोड़ी है 4 लोग खड़े हैं तो 4 लोग तुम लोगों के बारे में सेम ही रिजल्ट निकाल के देंगे, तो आपका पर्सपेक्टिव इंक्लूड हो ही जाता है। यही बोला पोस्ट पॉजिटिविज्म वालों ने, इसलिए इन्होंने बोला कि हम एब्सोल्यूट ट्रुथ पे पहुंच ही नहीं सकते, हम बस बेस्ट पॉसिबल ट्रुथ पे पहुंच सकते हैं कि आज के हिसाब से तो ये सच है, आगे का आप देख लो भाई, आगे जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तो ये बात मान गए कि क्रोज आर ब्लैक अंटिल वी सी अ व्हाइट क्रो, लेकिन ये कह रहे थे हमने कह दिया कौवे काले हैं तो व्हाइट कौवा पैदा हो ही नहीं सकता। ये डिबेट है, समझ में आ गया? तो लेकिन जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें आपका पर्सपेक्टिव इंक्लूड होगा, दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? समझ में आया नेचर ऑफ रिसर्च? तो आप इसको क्या कहोगे? दैट इट इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। चलिए अब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन कर लो। रिसर्च इज ऑलवेज A, verifying the old knowledge, exploring new knowledge, finding, filling the gap between theories, adding something to existing knowledge। क्वेश्चन है, अनुसंधान हमेशा होता है, पहला पुराने ज्ञान का सत्यापन, दूसरा नए ज्ञान पर खोज, तीसरा दो सिद्धांतों के बीच की खाई को भरना, और चौथा मौजूदा ज्ञान में कुछ जोड़ना। चलो सबका ये आंसर है? पर हमें वही तो मैं क्वेश्चन देना भूल गई, चूज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। करेक्ट नहीं बोल रही मैं, जैसे देखो एनटीए क्या बोलता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। करेक्ट वो बोलता ही नहीं है भाई, वो कह रहा है मैं तो चारों ही सही दूंगा, चारों ही सही हैं ये। अब आप पता लगाओ इसमें से सबसे सही ऑप्शन कौन सा है। अब दो में कंफ्यूजन है, या तो सेकंड या तो फोर्थ। देखो पहले क्वेश्चन, ऐसे में हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रिसर्च इज ऑलवेज, यानी इस दुनिया में जितनी रिसर्च है वो आपके आंसर से सेटिस्फाई हो जानी चाहिए कि हाँ भाई मेरी रिसर्च में भी ये बात हुई थी जो आप कह रहे हो। सबसे पहला है वेरीफाइंग दी ओल्ड नॉलेज। ऑफ कोर्स हम रिसर्च में क्या करते हैं, पुराने ज्ञान पे जांच करते हैं, पर क्या हमेशा? तो यहाँ ये ऑप्शन चला गया। ऐसे दो थ्योरीज के गैप को फुलफिल कर सकते हैं बट हमेशा नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो हट गए। अब बचे दो ऑप्शन, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज और एडिंग समथिंग टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। अगर यहां लिखा होता रीचिंग एट न्यू नॉलेज, तब इस ऑप्शन का मतलब होता अलग। अब ये कह रहा है एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, कि बिल्कुल नए नॉलेज पे ही आपकी पूरी रिसर्च बेस्ड है, ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एडिंग समथिंग टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। फिर इस वाले ऑप्शन में तीनों ऑप्शन इंक्लूडेड है। जब आप कह रहे हो एग्जिस्टिंग नॉलेज में आपने कुछ ऐड किया, तो आपने इसमें पुरानी नॉलेज भी वेरीफाई कर ली, बिल्कुल नई नॉलेज भी एक्सप्लोर कर ली, और दो थ्योरीज के बीच के गैप को भी फुलफिल कर लिया। इसमें जो फोर्थ लाइन है हमारी, एडिंग समथिंग टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, मैम ये भी तो हर बार होता है क्योंकि डिस्कवरी होती है। तो एग्जिस्टिंग, अगर मान लो आज आपको पता चल गया मून पे सल्फर है,
तो एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ऐड नहीं होगा। हर इनोवेशन का तो मतलब ही ये है कि जो आपको पता है उसमें कुछ नया ऐड हो जाना। इनोवेशन तो ऐसी चीज डिस्कवर करना जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन्वेंशन हाँ सॉरी, इन्वेंशन यानी क्रिएट करना। तो जैसे ही आपको पता चला कंप्यूटर बन गया, आपकी नॉलेज में ऐड हो गया ना, ये बनाया जा सकता है। जैसे आज शायद हम नहीं सोच पाते कि फ्यूचर और पास्ट में जाने वाली मशीन बनाई जा सकती है, डोरेमोन की टाइम मशीन, पर किसी दिन कोई बना देगा तो ऐड हो जाएगा ना हमारी नॉलेज में कि हाँ भाई ऐसी भी कोई चीज बन सकती है और ये बन गई और इसको ऐसे यूज कर सकते हैं हम। अगर आपकी रिसर्च एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ऐड ही नहीं कर रही तो फिर वो रिसर्च ही क्यों है? दुनिया की हर रिसर्च एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड करेगी, चाहे वो इतना ही ऐड कर दे कि पुरानी थ्योरी यहां वैलिड नहीं थी, तब भी वो ऐड, क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज में से कुछ एक्स्ट्रा पता चल गया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में पहला एलिमिनेशन मेथड, पहले ये निकालो कि ये तो नहीं होंगे, फिर देखो प्रायोरिटाइज करके कि कौन सा आंसर सही होगा। हमेशा एलिमिनेशन लगाना। अगर ऐसे सोचना शुरू करोगे क्या होगा, तब तो सारे ही होंगे फिर। ठीक है, चलो जी। तब भी हम यही करते अगर हमारे पास 4 ही ऑप्शन होते, क्योंकि यही ऑप्शन ऊपर के तीनों को इंक्लूड करता है। अगर ऑल ऑफ द अबव दे देता तो उस पर चले जाता। ठीक है, तो जहां कंफ्यूजन लगे वहां अपना क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार पढ़ लो। क्वेश्चन में बता देगा कि आपको किस अप्रोच से आंसर पे जाना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की विशेषता। सबसे पहला तो वही सिस्टमैटिक जो अभी हमने पढ़ा है ना। क्या मतलब होता है सिस्टमैटिक का? कि हमेशा भाई स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड वे में रिसर्च करी जाती है, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं करी जाती, कदम दर कदम चलेगी, व्यवस्थित होती है। दूसरा है साइक्लिकल होती है भाई आपकी रिसर्च ना, चक्रीय होती है। देखो, एक होता है सर्कल, एक होता है साइक्लिकल। क्या डिफरेंस है दोनों में? पहली चीज, यहाँ पे हमने एक पॉइंट से शुरू करा और वापस उसी पॉइंट पे आके खत्म कर दिया। इसमें हम एक पॉइंट से शुरू करके हमेशा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये ऐसा है, मान लो एक पार्क में गए आप, सर्कुलर पार्क में गोल 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 घूम रहे हो, पूरा दिन घूम लिया, 2 दिन घूम लिया, फिर कह रहे हो भाई मैं तो पूरा इंडिया का टूर कर लिया मैंने। नहीं, आपने बस एक ही पाथ बार 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 कवर किया है। ये एक हिली एरिया होता है ना, नीचे से दिख जाता है, उस होटल पे जाना है, पर चलते रहो चलते रहो चलते रहो 6-7 घंटे। तो वो जो आप ट्रेवल कर रहे हो, हर वक्त आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, वो क्या है? साइक्लिकल। तो रिसर्च में ऐसा थोड़ी है कि हम सेम पाथ पे बार 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 चलते रहेंगे, इसलिए ये क्या नहीं है? सर्कुलर नहीं है। हम हमेशा हमारी रिसर्च से आगे की ओर बढ़ते हैं, इसलिए ये क्या है? साइक्लिकल है। दूसरी चीज, इसका पॉइंट जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। आपकी रिसर्च आपने जिस क्वेश्चन से शुरू की उसी क्वेश्चन पे खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप हमेशा अपनी रिसर्च में आगे की ओर बढ़ते हो, प्लस देयर इज नो एंड पॉइंट, कोई अंतिम बिंदु नहीं है। किसी चीज में आप कह सकते हो इसमें तो हमने पूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया भाई, इसमें अब आगे कुछ फाइंड आउट करने के लिए नहीं बचा है। नहीं, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप। तो इसलिए हम क्या नहीं कह सकते कि भाई ये हम बिल्कुल अब फुल स्टॉप लगा दिया, अब इस पे क्या नहीं हो सकती? फर्दर रिसर्च नहीं हो सकती। इसलिए रिसर्च क्या है? साइक्लिकल। ठीक है,
चलो अब यहां से आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे देगा। एक स्टेटमेंट लिखो, एसर्शन, कथन, रिसर्च स्टार्ट्स विथ प्रॉब्लम एंड एंड्स विथ प्रॉब्लम। अनुसंधान समस्या से शुरू होकर समस्या पर ही खत्म हो जाता है। रीजनिंग, तर्क, रिसर्च इज ए सर्कुलर प्रोसेस। अनुसंधान एक गोल प्रक्रिया है। चलो ए ऑप्शन, ए एंड आर बोथ आर ट्रू and R is the correct explanation of it. B, A and R both are true and R is not the correct explanation of it. C, A and R both are false. D, A is false, R is true, and E, A is true, R is false. क्वेश्चन समझ लो। कथन कह रहा है अनुसंधान समस्या से शुरू होकर समस्या पर ही खत्म हो जाता है। तर्क कह रहा है आपका अनुसंधान एक गोल प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन दोनों सही है और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा दोनों सही है मगर आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। डी, ए गलत है आर सही है। ई, ए सही है आर गलत है। कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई ई बोल रहा है। दो बच गए, ये भी बोल दो। सी, अच्छा रुको, ए किसी को ए ऑप्शन लग रहा है? ए, किसी को बी? सारे ही लगेंगे फिर। किसी को सी? सी किस किस को लग रहा है? डी और ई? इकट्ठे मिलके अगर पेपर देने लग गए तो सारे आंसर सही लगेंगे। चलो अब समझते हैं। पहला असर्शन क्या कह रहा है भाई? रिसर्च प्रॉब्लम से शुरू होकर प्रॉब्लम पर ही खत्म हो जाती है। क्या ये सही है? सही है। रिसर्च आपने एक, अगर किसी प्रॉब्लम पे खत्म हुआ ही नहीं तो फिर आगे क्यों बढ़ेंगे? आगे बढ़ने का मतलब ही क्या है कि आपने, मैंने कब लिखा कि सेम प्रॉब्लम। अगर मैं लिख देती रिसर्च स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम एंड एंड्स विद द सेम प्रॉब्लम, तब ये गलत है। जब मैंने बोल दिया रिसर्च स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम एंड एंड्स विद प्रॉब्लम, यस, आपने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, पर आपका सॉल्यूशन किसी दूसरे के लिए क्या बनने का चांस रखता है? प्रॉब्लम। मैंने कहा लिखा ऑलवेज? ऑलवेज भी नहीं लिखा। मैंने बोला इट स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम एंड एंड्स विद प्रॉब्लम। समझ में आ रही है ये चीज? तो ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, तभी तो आप इसे साइक्लिकल कह रहे हो, वरना तो सर्कुलर ही कह देते। तो इसका मतलब ये, लेकिन हमने जहां लिख दिया इट्स अ सर्कुलर प्रोसेस, ये क्या हो गया? तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। यहां लिखा होता साइक्लिकल, तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आज की हमने 2020 में 2030 में भी उसी एरिया में कर सकता हूं ना, डेटा अलग अलग आ सकता है। तो सर्कुलर कैसे हुई? पाथ सेम रहा,
क्या जहां से शुरू किया था वहीं खत्म कर दिया? एरिया सेम है, जहां से रिसर्च शुरू की थी वहीं खत्म कर देंगे, आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। हाँ, जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए कि सपोज करो एक पर्सन था, ठीक है, उसे ये लगा कि भाई चिट्ठियां लिखनी पड़ रही है। अब भाई वो किसी से प्यार करता था और उसके घर वालों ने शादी तय कर दी, तो लेटर लिख रहा है बैठ के कि भाई मेरे तो घर वालों ने जबरदस्ती शादी तय कर दी, तुम आ जाओ जल्दी से। वो लेटर जब तक पहुंचा, जब तक उनकी गर्लफ्रेंड को पता चला, वो तब तक आई, तब तक तो यहाँ शादी हो गई। अब उसे लगा ये तो बड़ी समस्या है भाई, तभी की तभी कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे तभी की तभी इंफॉर्मेशन चली जाए। तो मान लो टेलीफोन बन गया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ दिया, उन्होंने क्या बना दिया? टेलीफोन। अब भाई जिसने टेलीफोन देखा वो पर्सन मान लो लैंडलाइन लगा था या घर पे था, बाहर गया तो कहीं एक्सीडेंट हो गया, आसपास कहीं एसटीडी में, उसने कहा वाह भाई वाह क्या चीज बनाई है, जो घर पे तो जब सारे होते हैं तब तो यूज हो सकती है, लेकिन जहां इमरजेंसी में वहां यूज ही नहीं हो रही। तो ऐसे होना चाहिए ना कि हमारे साथ लेके चल सके हम। तो उसने उनके सॉल्यूशन में से प्रॉब्लम निकाली और मोबाइल फोन बना दिया। अब मोबाइल फोन, उन्होंने तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। अब जिसने मोबाइल फोन देखा उसने कहा भाई बात तो कर लेते हैं, शक्ल दिखती नहीं, मजा ही नहीं आता बात करने में, पता ही नहीं चल रहा अगला किस एक्सप्रेशन से बात कर रहा है। मैं कह रही हूँ गुस्से में बोल रहा हूँ, वो कह रहा नहीं मैं तो बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, अब पता कैसे करूं? तो क्या बना दिया? स्मार्टफोन। तो उन्होंने उसमें से प्रॉब्लम निकाल के सॉल्यूशन कर दिया। अब उस स्मार्टफोन में भी हम पता नहीं क्या क्या रोज ही ऐड करते जा रहे हैं, कोई तो प्रॉब्लम निकाल रहा है ना और उसका सॉल्यूशन कर रहा है। समझ में आ रही है? तो हर सॉल्यूशन में से प्रॉब्लम निकल सकती है, इसीलिए तो ये आगे बढ़ेगी, वरना तो रुक जाएगी। समझ में आया? तो ऐसे नहीं देगा कि रिसर्च साइक्लिकल है कि नहीं है, बताओ, ऐसे ही देगा। तो पता होना चाहिए कि साइक्लिकल का मतलब क्या है, वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी घुमा के दे देगा उसको। इसीलिए ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, घुमा के ही सवाल आएंगे। चलो नेक्स्ट लिखो। एम्पेरिकल रिसर्च एम्पेरिकल होती है। अनुभवजन्य। क्या होता है एम्पेरिसिज्म? all field study or when we collect data from the first hand information. इसका मतलब ऑब्जर्व्ड बाय द सेंसेस। भाई आप कोई ऐसी रिसर्च कर दो और ऐसा रिजल्ट दे दो जो सेंसेस से ऑब्जर्व ही नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये बोल देते हैं कि हम फ्यूचर ट्रैवल करके आए हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बोल देते हैं कि हमने किसी एलियन को देखा है या किसी गॉड को देखा है। पर क्या हम एज अ रिसर्च उसे मान लेते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, ऐसा एविडेंस नहीं है जो हम, अगले ने तो हो सकता है ना ऑब्जर्व किया हो, लेकिन हम अपनी सेंसेस से क्या नहीं कर पा रहे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। आप ऐसा कुछ प्रूफ लाके नहीं दे सकते जो बाकी लोगों के सेंसेस से ऑब्जर्व ही ना हो। आपकी रिसर्च में ऐसे रिजल्ट पे पहुंचो जो ऑब्जर्व्ड बाय सेंसेस हो सके। आपकी रिसर्च वहां ही पहुंचेगी, चाहे फिर आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई एविडेंस दे दिया जो बाकी लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो फिर वो मान्य नहीं है। समझ में आ रही है ये चीज? तो दैट इज एम्पेरिसिज्म। फिर भाई आता है वो प्रिंसिपल जिसके ऊपर चलती है बहुत ज्यादा डिबेट, ऑब्जेक्टिविटी। तो हम इसे लिखेंगे गोल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। हर रिसर्च का गोल होता है फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता का सिद्धांत। कि जब हम कोई भी रिसर्च करने चलते हैं तो हर रिसर्च चाहती है कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए, है ना। हम दो तरीके के पेपर लिखते हैं, सब्जेक्टिव और
ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पेपर में क्या करना होता है? 12 पन्ने भरने हैं, कैसे भी भर दो। उसमें से आंसर लिखा एक पन्ने पे, उसको घुमा फिरा के लिखे जा रहे हैं ताकि 12 पन्ने दिखे। अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं उसमें हम, है ना। लेकिन ऐसा अब हो सकता है क्या नेट के पेपर में ऐसे लिखा हो? हमें लग रहा नहीं ये ऑप्शन होगा, हम एक ऑप्शन क्रिएट करके देना चाहते हैं एनटीए को। 4 में से अगर बोल दिया सी है तो सबके लिए फिर सी ऑप्शन है। इसका मतलब नो बायसनेस। सब्जेक्टिव पेपर में तो टीचर भी बायस्ड हो सकता है ना। ये मेरा फेवरेट बच्चा है, चलो इसको नंबर दे देते हैं। ये मेरा फेवरेट बच्चा नहीं, इसके काट लो नंबर फटाफट से। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने ऑप्शन चाहे ऐसे ऐसे पूछ के ही करे, पर अब अगर कर दिया पेपर में तो फिर कर दिया, आप क्या नहीं हो सकते? बायस्ड नहीं हो सकते। सेम ये रिसर्च कहती है जो फैक्ट्स आपको ऑब्जर्व हो गए, हो सकता है वो आपके वैल्यू सिस्टम के साथ, आपके पर्सपेक्टिव के साथ, आपके प्रेजुडिसेस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। मान लो बचपन से मैं कोई एक चीज सीखती आई हूँ कि ये चीज ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। आज मैं रिसर्च करने लगी तो मेरे को एकदम अलग क्या दिख रहे हैं? फैक्ट्स दिख रहे हैं, या बिल्कुल अलग डेटा ऑब्जर्व हो रहा है। तो मैं ये अपना वो वैल्यू सिस्टम वहां ऐड नहीं कर सकती कि नहीं भाई मैं तो मानूंगी ही नहीं जो दिख रहा है, क्योंकि मेरे को बचपन से मैं एक चीज फॉलो करती आ रही हूँ। ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी। मगर इसी प्रिंसिपल को पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म ने बिल्कुल अलग अलग तरीके से देखा। डिफरेंस इतना है, पॉजिटिविज्म वालों ने एक रिसर्चर में से कॉमन मैन अलग कर दिया। उन्होंने बोला जैसे ही आप रिसर्चर बने, आपने अपने में से कॉमन मैन को हटा दिया। अब आप केवल एक रिसर्चर हो। आज से पहले आपके जो वैल्यूज, पर्सपेक्टिव, प्रेजुडिसेस थे सब हट गए। आज बस आपको फैक्ट्स देखने हैं, एनालाइज करना है और रिजल्ट दे देना है। इसीलिए आप किस पे पहुंच रहे हो? एब्सोल्यूट ट्रूथ पे, क्योंकि आप वैल्यूज, इमोशंस को कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो आप केवल फैक्ट्स के बेसिस पे जो फैक्ट्स दिखे उन पे साइंटिफिक फॉर्मूला लगाया और रिजल्ट पे पहुंच गए। मगर मिड 20th के बाद जब पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच आई, उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मेरे में से तुम मेरे ही कॉमन सेंस को कैसे अलग कर दोगे? मैं अगर इंफॉर्मेशन भी, फैक्ट्स भी देख रही हूं तो वो फैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन तो मैं अपने ही दिमाग से करूंगी ना। तो वहां मेरा क्या हो जाएगा? पर्सपेक्टिव आ जाएगा। मगर उन्होंने कहा कि हम उस पर्सपेक्टिव को ये नहीं कह रहे कि इसी पर्सपेक्टिव से हर चीज सही होगी, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव इंक्लूड होगा। इसीलिए हम एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंच ही नहीं सकते। हम पहुंचेंगे पॉसिबल रियलिटी तक। आज जो हमारे लिए पॉसिबल है वो ये है, लेकिन एब्सोल्यूट रियलिटी तक हम नहीं पहुंच सकते। इसीलिए तो रिसर्च में स्कोप है, क्योंकि किसी भी बंदे ने एब्सोल्यूट रियलिटी दी ही नहीं है। तो भाई अभी तक हमें लग रहा है कि चलो न्यूटन ने जो दिया है वो सब सही है, इन्होंने दिया है वो सही है। कल को ये भी तो गलत प्रूफ हो सकता है। हमें यही नहीं पता स्टार्ट कहाँ से हुआ है सब कुछ। तो जब क्या पता कुछ अलग ही पता चल जाए तो ये सारा कुछ ही गलत हो जाए, तो कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म ने बोला आप ये नहीं बोल सकते कि आपने एब्सोल्यूट ट्रूथ फाइंड कर लिया। यहाँ आता है कि हर रिसर्चर कोशिश करता है, उसका गोल होता है कि वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करे, ऑब्जेक्टिविटी का, पर 100% नहीं कर पाता, 99.9 कर सकता है। पर 0.1 कहीं ना कहीं से उसके पर्सपेक्टिव का बायसनेस आ जाता है। क्लियर है ये चीज? तो आप क्या बोल सकते हो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में कि हर रिसर्च का गोल क्या होता है? गोल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। चलो फिर आता है नेक्स्ट, क्रेडिबिलिटी। इसको रेलिवेंस की तरह भी देख सकते हो, योग्यता या श्रेयता भी बोलते हैं जब क्रेडिट देने की बात होती है। क्रेडिबिलिटी देखो ये क्या कहती है, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि सपोज करो मैंने कोई रिसर्च करी, मेरे साथ 2-4 लोग और इंक्लूडेड थे, तो ऐसा नहीं कि फिर बस अपने अपने नाम से रिसर्च का रिजल्ट निकाल दिया।
जिन लोगों ने आपके रिसर्च में कंट्रीब्यूशन दिया है उनको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट देना। ठीक है भाई, जैसे होता है ना रिसर्च के, जब हम थीसिस राइटिंग करेंगे तो उसके इनिशियल पेजेस में एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं और एंडिंग पेजेस में रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी देते हैं। अगर किसी से रेफर लिया है, कुछ एग्जैक्ट साइटेड टेक्स्ट उठाया है तो रेफरेंसेस, अगर किसी से केवल आइडियोलॉजी ली है तो बिब्लियोग्राफी, और अगर किसी की इन प्रोसेस हेल्प ली है तो एक्नॉलेजमेंट। तो ये हम क्या दे रहे हैं, जितने लोगों ने हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया है उनको क्या दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, आप जो रिसर्च करो इट शुड बी रेलिवेंट। क्या होना चाहिए, उसका रेलिवेंस होना चाहिए। जैसे आप होता है ना पीएचडी के इंटरव्यू में जाओगे तो सिनॉप्सिस मांग लेता है आपसे, या पूछ लेता है कि किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, तो वो बोल देते हैं कई बार कि पर ये टॉपिक तो रेलिवेंट नहीं लग रहा आज के टाइम के हिसाब से। बताओ क्या चीज आपके टॉपिक को रेलिवेंट बनाती है। तो ये आंसर आपके पास होना चाहिए कि क्या चीज आपके टॉपिक को आज के टाइम पे रेलिवेंट बना रही है। तो दैट इज आपकी रिसर्च की क्या होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। समझ में आई ये चीज। इसी के साथ जुड़ता जुड़ता एक वर्ड है लॉजिकल। देखो 3 वर्ड ना बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक लॉजिकल यानी तार्किक, एक एम्पेरिकल अनुभवजन्य, एक साइंटिफिक वैज्ञानिक। वैज्ञानिक लॉजिकल, आप किस चीज को कह देते हैं कि इसमें लॉजिक है, ये लॉजिकल है। कोई बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं तो ये लॉजिकल सी बात हो गई। क्या मतलब, उसके पीछे का कोई सर पैर नहीं है, मतलब आपके पास इस बात का कोई रीजन नहीं है। क्या नहीं है, रीजन नहीं है। आप जब अपनी रिसर्च देते हो ना, जैसे अपने यहाँ सिनॉप्सिस सबमिट होता है ना, ऐसे बहुत जगहों पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट होता है, एसओपी बोलते हैं जिसको। ठीक है, कि ये जो रिसर्च आप कर रहे हो इसका पर्पस क्या है, ये क्या सोच के आपने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं। तो वो जो आपका रीजन है इस रिसर्च को करने के पीछे, दैट विल मेक योर रिसर्च लॉजिकल। वो आपकी रिसर्च को क्या बनाता है, लॉजिकल बनाता है। यानी सपोज करो आपने कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लिया कि भाई मेरे को जो रिसर्च करनी है वो इस एरिया पे करनी है। वो तो रिसर्च डिजाइन में जब लिखोगे, बट होगा तो ना, देना तो पड़ेगा कि इसीलिए कि आपको बताना तो पड़ेगा कि मेरी रिसर्च लॉजिकल है। जैसे आपने एरिया डिसाइड किया, ये सारे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है कि भाई आपने एरिया डिसाइड कर लिया अपने टॉपिक के हिसाब से कि मेरे को तो इस एरिया पे रिसर्च करनी है, तो वो पूछेगा क्यों, आपने अपने टॉपिक के लिए यही एरिया डिसाइड क्यों किया, यही मेथड डिसाइड क्यों किया। उन सब के रीजन होने चाहिए आपके पास, तब आपकी रिसर्च क्या कहलाएगी, लॉजिकल। आप एक पूरा रिसर्च डिजाइन तैयार करते हो जिसमें आपके पास हर चीज होती है, एम, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, टूल, सब कुछ। तो वो हर एक चीज के पीछे आपके पास क्या होना चाहिए, रीजन। हाँ, जो आप कह रहे हो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की बात कर रहे हो, मतलब ट्रू तो वही बात है, आप वाली बात को बस मैंने एक्सप्लेन किया। आप कह रहे हो ट्रू प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर, कि प्रोसीजर के लिए सही सिद्धांतों का प्रयोग। मैं कह रही हूँ कि जो आपने सिद्धांत यूज किया उसके पीछे कारण होना चाहिए कि ये सही क्यों है, तभी तो वो उसे सही बनाएगा ना। ठीक है, आप जो बात कह रहे हो वो टेक्निकली बिल्कुल सही है, बस उसी को मैंने कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन किया। ठीक है, कि जो भी आपने चीजें यूज की है उनके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्क्लूसिविटी, लिख सकते हो या जनरलाइजेबिलिटी। यहां दिखेगा,
सामान्यकरण। देखो, आप जब कोई भी रिसर्च करते हो ना, तो आपकी रिसर्च में बहुत जरूरी है कि आप किस पे पहुंचो, किसी कंक्लूजन पे पहुंचो। क्योंकि आपने जिस भी एरिया के लिए वो रिसर्च करी है, उस एरिया पे आपका कंक्लूजन क्या करना चाहिए, जनरलाइज करना चाहिए। जैसे मान लो मैंने तुम सबके लिए रिसर्च करी कुछ, अब मैं कोई ऐसा कंक्लूजन दे दूं जो केवल इन पर अप्लाई होता है लेकिन बाकी तुम सब पे अप्लाई नहीं होता, ऐसा नहीं। जो मेरी रिसर्च का कंक्लूजन है वो एटलीस्ट जिस एरिया पे रिसर्च करी है उसके लिए जनरलाइज करना चाहिए। इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई कंक्लूजन होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कुछ भी, कोई भी एक रिसर्च का क्वेश्चन ले लिया कि ये जो यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स हैं, इनमें मान लो हम साइकोलॉजिकल लेवल पे देख लो, स्ट्रेस लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं, तो मैंने कह दिया इतना एवरेज स्ट्रेस लेवल होता है। तो ये जो है ये फिर जनरलाइज एटलीस्ट उतनों पे तो होना चाहिए जितनों पे मैंने स्टडी किया है। हो सकता है मेरी रिसर्च सही प्रूफ हो जाए, यानी मेरी हाइपोथेसिस सही हो या गलत हो, लेकिन चाहे उन दोनों से ही मेरे पास क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या करना चाहिए, जनरलाइज करना चाहिए। समझ में आई ये चीज? ठीक है। ये जैसे आपने बताया जनरलाइजेशन, जैसे हमें कोई रिजल्ट आया हमारा जनरलाइज करने के लिए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोविड वैक्सीन का, तो जनरलाइज अगर करेंगे तो सब पे एक बार कैसे कर सकते हैं, अगर उसका मतलब आउटकम अगर नेगेटिव रहा तो ये यही तो मैंने बोला कि स्पेसिफिक एरिया जिस पे, सैंपल रैंडम करेंगे इसमें। हाँ, ये तो रिजल्ट बिल्कुल एंडिंग है, जहां हम सैंपल ले लिए, हमने सैंपल्स पे एक्सपेरिमेंट कर लिया, उनसे सारे ट्रायल्स कर लिए, बिल्कुल ये तो हम रिसर्च का लास्ट बिल्कुल एंडिंग है कि जब हम जनरलाइज कर। हाँ, इसके बाद बस राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट आएगा। उससे पहले हम सब कुछ कर चुके, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट, सब कुछ क्लियर है। चलो, इसके बाद लिखो, 2 वर्ड आते, उनको अलग अलग समझेंगे। क्या हुआ? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, विश्वसनीयता और वैधता। क्या होता है नॉर्मली रिलायबिलिटी? कि कोई चीज ट्रस्टवर्दी है या नहीं। ट्रस्ट कब डेवलप होता है? अगर एक्यूरेट फैक्ट्स पे है, एक्यूरेसी पे। पर ट्रस्ट और एक्यूरेसी से ज्यादा चीजें एक और मैटर करती है। क्या? मतलब रिलायबिलिटी का मतलब ये है, अगर हम दूध का पैकेट लें तो उसका लिखा होता है तो जो उसके अंदर कंटेंट है वो होना चाहिए, और वैलिडिटी है कि जब उसके एक्सपेरिमेंट है। अगर ट्रू फैक्ट्स हो, देखो, तुम्हें एक प्रॉब्लम हुई, किसी ए पर्सन ने तुम्हारी हेल्प कर दी, तुम फिर प्रॉब्लम में फंस गए भाई, फिर ए पर्सन ने हेल्प कर दी, फिर तीसरी बार फिर प्रॉब्लम में फंस गए, फिर ए पर्सन ने हेल्प कर दी। अब चौथी बार प्रॉब्लम में फंसोगे तो ए पर्सन पे रिलाई कर लोगे कि भाई अब फिर फंसेंगे तो कौन हेल्प कर देगा? ए, क्योंकि उसने अपने आप को बार बार रिपीट करके ट्रस्ट कराया तुम्हें। ट्रस्ट किस चीज पे बेस होता है? रिपीटेशन पे। देखो, मैंने तुम्हें एक फैक्ट दे दिया, जरूरी नहीं है तुम उस पे ट्रस्ट करो। ट्रस्ट तब करोगे जब वो तुम्हें रिपीटेटिवली दिखाई देगा, है ना। जैसे मेरी मम्मी एक अलग सा वहम मानती हैं कि थर्सडे को सिर नहीं धोते, तो उनका ये ट्रस्ट है। उन्होंने ऐसा 2-3 बार धो के देखा, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उन्हें लगता है यही उसका मेन रीजन है। तो ये उनकी क्या है? रिलायबिलिटी। तो भाई उन्होंने रिपीटेटिवली देख लिया तो उनको क्या हो गया? ट्रस्ट हो गया। ट्रस्ट में रिपीटिशन होना जरूरी है। तो रिलायबिलिटी कहती है आपका रिसर्च का रिजल्ट क्या करना चाहिए? रिपीट करना चाहिए। मान लो मैंने तुम पे एक रिसर्च करी और रिजल्ट दे दिया, अब भाई कोई और आए, सेम एलिमेंट, सेम मेथड, सब कुछ अप्लाई करे, लेकिन दोबारा वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा, मान लेंगे मेरी रिसर्च?
कहेंगे तुक्का लग गया आपका। अब तो हमने करके देख ली 100 बार, पर आप जो कह रहे हो वो रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा। आपका रिजल्ट खुद को रिपीट करना चाहिए। तो पहली चीज क्या है? रिलायबिलिटी। अब दूसरी आती है वैलिडिटी। अब आपने सोच तो लिया कि चौथी बार वो आदमी हेल्प कर देगा, कोई जरूरी है? वैलिडिटी कहती है एक्यूरेसी। आपने जो चीज अप्लाई करी उसमें कोई एरर नहीं किया, तो आप पहुंचे वैलिडिटी पे कि आपका रिसर्च का रिजल्ट अब वैलिड है, क्योंकि आपने इस प्रोसेस में कोई भी एरर नहीं किया। तो वैलिडिटी बात करिए प्रोसेस की, कि आपने प्रोसेस करते हुए कोई गलती नहीं की, तो आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है? वैलिड। प्रोसेस, मान लो जो टूल यूज करना चाहिए था वो ही किया, जो कहां से कंटेंट लेना चाहिए था वो ही कंटेंट लिया, तो ये क्या दिखा रहा है? आपकी वैलिडिटी को। रिलायबिलिटी क्या कह रही है? जो रिजल्ट आया ना भाई वो रिपीट होना चाहिए। प्रोसेस का हमें नहीं पता, लेकिन रिसर्च का रिजल्ट क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। तब वो क्या है? रिलायबिलिटी। बताओ ये दोनों टर्म्स क्लियर है? रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, रिपीटेटिवनेस, किसी चीज का नियमितता से बार बार होना, और वैलिडिटी सटीकता, किसी चीज का एकदम एक्यूरेट होना, किसी चीज का एकदम सटीक होना, दैट इज वैलिडिटी। मान लो आपने तो कर दिया प्रूफ, फिर अगर मान लो कोई टेस्ट करना चाहे आपकी थ्योरी को, फिर वो आए ना रिजल्ट, तो फिर कैसे मानेंगे कि आपकी रिसर्च सही है? तो वो रिपीट होनी चाहिए ना। चलो अब कुछ लाइंस लिखो। पहला ए, रिलायबिलिटी एंश्योर्स द वैलिडिटी। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन। रिलायबिलिटी एंश्योर्स द वैलिडिटी। चलो लिख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। रिलायबिलिटी एंश्योर्स द वैलिडिटी, विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है। हिंदी में विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है। सेकेंड, वैलिडिटी एंश्योर्स द रिलायबिलिटी। वैलिडिटी एंश्योर्स द रिलायबिलिटी। वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। थर्ड, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। विश्वसनीयता व वैधता एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। फोर्थ, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंटरडिपेंडेंट। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंटरडिपेंडेंट। विश्वसनीयता व वैधता अंतर्निर्भर, क्या बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट को? अंतर्निर्भर करते हैं, चेंज हो जाएगा मीनिंग, पूरक बोलते ही चेंज हो जाएगा। चलो अब आपको इस चारों में से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चारों भी हो सकती है। चलो अब ये इस बार ऑप्शंस नहीं दे रही, तो खुद बताओ कि इनमें से एक सही है, दो सही है, तीन सही है या चारों ही सही है? हाँ चलो ऐसे नहीं, सबने सोच लिया? हाँ ठीक है, 1 मिनट ले लो, जल्दी करो। क्या कह रहे हो? आंसर बता रहे हो क्या?
1 2 3 4 यहीं बैठा करो, आगे वहां मत बैठा करो। शिवानी को नहीं कह रही, तुमको स्पेशली कह रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और साइड वाले हो गया भाई सबका। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट है रिलायबिलिटी इंश्योर्स दी वैलिडिटी। सही है क्या? रिलायबिलिटी वैलिडिटी को इंश्योर करती है। सबको सही लग रही है? एक को नहीं लग रही, बाकी सबको लग रही है। चलो सेकंड, वैलिडिटी इंश्योर्स दी रिलायबिलिटी, ये भी सही है। चलो सबको सही लग रही है सेकंड भी। जिसको नहीं लग रही वो हैंड रेज करो। थर्ड, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर कंप्लीटली डिफरेंट। सी डी पे आ गए। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंटरडिपेंडेंट। से ए बी और डी, और ए और बी दोनों से। बी पे अच्छा ठीक है। चलो सबसे पहला कह रहा है रिलायबिलिटी इंश्योर्स दी वैलिडिटी, कि अगर कोई चीज रिपीट कर रही है तो वो वैलिड भी है। ऐसा 9th 10th में एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो एक वैल्यू पे अटक जाते थे। एक गलत वैल्यू आ रही है, बार बार कर रहे हैं लेकिन वही वैल्यू आ रही है, सही वैल्यू आ ही नहीं पा रही। रिपीट तो हो रही है आपकी वैल्यू, पर क्या वो सही है? हो सकता है आप सेम एरर बार बार कैरी ऑन कर रहे हो भाई, तो आपका रिजल्ट रिपीट तो कर रहा है मगर वो सही नहीं है। डिफरेंट रिसर्चर्स सेम रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, सबका रिजल्ट रिपीट हो रहा है। जैसे अगर डिफरेंट रिसर्चर्स सेम रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ हाँ, मैंने भी की और इन्होंने भी की, और सेम रिजल्ट आ रहा है, हाँ, तो उस पे यहाँ पे ऑलवेज वर्ड तो है नहीं। तब भी हम उसको ये नहीं कह सकते ना कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी को इंश्योर ही करती है, कि अगर रिपीट हो रहा है तो सही। इंश्योर का मतलब क्या हो गया कि सही ही होगा, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। ये हो सकता है रिपीट हो रही है तो आप एरर भी तो कैरी कर सकते हो ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अब कह रहे हैं वैलिडिटी इंश्योर्स द रिलायबिलिटी, कि जब कोई चीज सही करी है तो वो अपना रिजल्ट भी क्या करेगी? रिपीट करेगी। यस, तो जब आपने एरर ही नहीं करा, एरर फ्री रिसर्च करी है, तो फिर क्या होगा? आपका रिसर्च का रिजल्ट भी रिपीट करेगा। तो ये क्या हो गया? सेकंड स्टेटमेंट सही। अब थर्ड कह रहा है कंप्लीटली डिफरेंट। अगर सेकंड सही है तो कंप्लीटली डिफरेंट है नहीं, तो थर्ड गलत हो गई। फोर्थ कह रहा है इंटरडिपेंडेंट। अगर सेकंड सही कर दी तो इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि वैलिडिटी होते ही रिलायबिलिटी क्या हो जाती है? इंश्योर हो जाती है, तो इसलिए वो इंटरडिपेंडेंट हो गए। तो सेकंड और फोर्थ सही है। दोनों इंटरडिपेंडेंट तो एक ही उससे हुआ है, क्योंकि अभी फर्स्ट हमारा फॉल्स निकला है, तो रिलायबिलिटी इंश्योर ही नहीं करता वैलिडिटी को, बट वैलिडिटी इंश्योर करता, तो ये तो एक वन पे रिलायबिलिटी वैलिडिटी पर निर्भर कर रही है ना, तो हमने बोला है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इंटरडिपेंडेंट है, यही कर कि मतलब वैलिडिटी रिलायबिलिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये कह रहे हो ना? वही मैं कह रही हूँ कि जो कंफ्यूजन थी ना वो यही थी कि वन पे इंटरडिपेंडेंसी है ना। हाँ, मतलब मैं आपका क्वेश्चन समझ गई, सही कह रहे हो कि एक ही वे की डिपेंडेंसी है। तो अगर ऑप्शंस में हम इंक्लूड कर, मान लो आपके पास हुआ ओनली बी, तो पर आपने ये बोल दिया कि वैलिडिटी इंश्योर करती है रिलायबिलिटी को, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि ये कंप्लीटली क्या है? डिफरेंट है। तो इसका मतलब एटलीस्ट वैलिड कोई चीज हो गई तो रिलायबल होगी, तो वैलिडिटी पर क्या डिपेंडेंट कर गई? रिलायबिलिटी। पर अगर कोई चीज रिलायबल है तो वो 100% जरूरी नहीं है कि वैलिड होगी, लेकिन कहीं ना कुछ कनेक्शन बिल्ट हो जाएगा, इसलिए हम उसको क्या ले रहे हैं? सही ले रहे हैं। अगर सिर्फ ऑप्शन बी हो और बी एंड डी दोनों ऑप्शन तो ओनली बी, क्योंकि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाना है। ठीक है, चलो अब समझ आया कौन कह रहा था? समझ आया रिलायबिलिटी क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब रिलायबल यानी भरोसा करना। भरोसा करने का मतलब क्या है? कि कोई चीज
बार बार कोई चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उस पे आपको भरोसा हो गया। रिलायबिलिटी का मतलब बस इतना है कि भरोसा होने के लिए किसी चीज का रिपीट होना जरूरी है। एक बार बस इस वर्ड का मतलब इतना है। समझ में आ रही है ये चीज? चीज आपने जैसे बताया बार-बार रिपीट हो चीज होगी, अगर वही चीज बार-बार को अलग-अलग लोग करेंगे तो वो रिपीट कैसे होगी? ये भी तो एक वो है ना। क्यों? कैसे होगी? मैंने क्या बोला, रिलायबिलिटी को रिपीट होने के लिए सेम एलिमेंट्स, सेम टूल्स लगा के जब किया है तो वो रिपीट होगी, वरना तो फिर वही पॉइंट हमारा क्लैश कर जाएगा पर्सपेक्टिव वाले। तो मैडम होती रहेगी, लेकिन फिर ये रिसर्च कैसे कह सकते हैं इस चीज को, अगर एक कंटेंट आएगा तो? सेम एलिमेंट्स पे सेम, मान लो आपने एक रिजल्ट दिया, आपके पास सेटिस्फाई हो, सेम एलिमेंट्स सेम ये और सेम रिजल्ट आएगा, हाँ। बात भी तो आएगा ही। हम्म, मानना ये तो हाँ। 100% है। तो यही तो कह रही है रिसर्च। ये तो लेकिन रिसर्च नहीं हो सकती ना फिर तो मैडम, ये भी तो है ना। आपने एक रिसर्च का कोई रिजल्ट दिया, कोई भी आपने रिसर्च करी, आपने मेरे को कह दिया कि मैम ऐसा होता है, मैंने फाइंड आउट कर लिया। आपने जो फाइंड आउट किया, अगर वो कभी रिसर्च का रिजल्ट कोई और निकाल ही ना पाए तो कैसे मानेंगे कि आपका रिजल्ट सही है? वो तो तुक्का भी हो सकता है। आपके रिजल्ट को कभी तो, अगर सेम एलिमेंट सेम जगह पर सेम फॉर्मूले से अप्लाई करें तो सेम रिजल्ट तो आना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अपने आप को रिपीट ही नहीं कर सकता तो वो सही कैसे है? तो आप उसको ये कैसे कहोगे कि हाँ भाई ये तो इंसान की रिसर्च सही है? मैं तो ये मान लूंगी, मैं ट्रस्ट कैसे करूं? हो सकता है आपने एकदम सही रिजल्ट निकाला है, लेकिन मैं मानूंगी कैसे उसको? अपने आप को रिपीट कर, मान लो आपने अपने घर पे एक, अब थॉमस एडिसन ने बल्ब बना लिया, अब वो बल्ब भाई उनके सामने तो आ गई लाइट, उसमें हमारे सामने आई नहीं रही, तो हम मानेंगे कैसे? रिलायबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैंने रिसर्च करी, तुमने भी कोई और करी, तुमने भी कोई और की, सबके रिजल्ट सेम आए, या सेम टाइम पे हम सारे रिसर्च कर रहे हैं तो सबका रिजल्ट सेम आए। मेरा जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट अपने आप को रिपीट करे। समझ आ गया? शुक्र है। चलो अब है वैलिडिटी। समझ आया कि वैलिडिटी नहीं आया? वो तो आगे रिलायबिलिटी हो गया, ये तो आपने वैलिडिटी नहीं समझाया। हाँ, वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस मैं यूज कर रही हूँ, जैसे इसके अंदर मेरे, ये चाहिए मुझे, एक्यूरेसी का क्या मतलब है इन दोनों का? एक्यूरेसी और वैलिडिटी, ये बताया था ना आपने? हाँ, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। कि सपोज करो आपने कोई रिसर्च करी, उसके लिए कोई क्राइटेरिया सोचा होगा, है ना, कोई कंटेंट कहीं से लिया होगा, कोई टूल्स बनाए होंगे, फिर कुछ ना कुछ उसके टाइटल सोचे होंगे। ये सब मान लो मेरे को लगा कि मुझे ये पता करना है कि ये इतने लोगों की फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, या मोस्ट ऑफ द लोगों की फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। मैंने क्वेश्चनेयर बनाया है और मैं उस मेथड से सबका डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। मैंने उसमें डाल दिए, भाई बताओ फॉलोइंग में से आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, और 2 ऑप्शन डाले, आप और बीजेपी। जैसे ये सर्वे कराते हैं, हाँ, तो ये करा दिया। तो इसका मतलब अब मैंने यहाँ इंटरनल एरर करा है, क्योंकि मैंने 2 ही ऑप्शन दिया है अपनी जनता को। भाई क्या 2 ही पार्टी थोड़ी है, क्या पता उसकी थर्ड पार्टी कोई फेवरेट हो, तो वहां उसके पास वो क्या नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ये इंटरनल एरर है, तो आपकी रिसर्च वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन जो आप फाइंड आउट कर रहे थे उसके साथ आपका क्वेश्चन वैलिडेट नहीं करना। वैलिडिटी का मतलब है जो टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, फॉर्मूलाज लगाए उसमें कोई एरर नहीं करना, वो सही यूज करने, तब आपकी रिसर्च जो है वैलिड है। पैरामीटर सही होने चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? मेरा वीक है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट है कि प्रोसेस पे हम लगा रहे हैं या रिजल्ट। प्रोसेस तो अगर किसी 3 रिसर्चर्स का प्रोसेस बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, हाँ ठीक है, तो उसके अंदर रिजल्ट तो सेम ही आएगा। जैसे अभी जब मैंने आपसे पहले एग्जाम्पल पूछा था जो बी पार्ट का वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, तो वो तो आपने जो एक्सप्लेनेशन दी वो रिजल्ट की थी ना, कि हमारा रिजल्ट वैलिड नहीं है, कि उसका जो आउटकम आया